या मत आपकी क्वेरी बोलिए। यस सर, आपने जो एक वीडियो शेयर किया था वो विंडोज 10 के लिए है। हम्म। तो हाँ, मेरा विंडोज 11 है शायद से, तो उसको विंडोज 10 में करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो इसलिए दिया है कि जिन लोगों का ना पुराना विंडोज है और अगर वो एक्टिव नहीं है ना, तो ओके। उनके लिए क्या सोल्यूशन है, फिर वो क्या कर सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या होगा कि उनको पे करके नया लेना पड़ेगा ना। दैट्स नथिंग अदर। अच्छा अच्छा। और वो जो एक्सेल का जो नया वर्जन आता है, तो वो कौन कौन से इसमें आता है? अभी तो 2021 का है जो अभी नया है। फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 करके है, उसमें भी आता है ऑनलाइन। डिपेंड्स है कि आपको किस तरह से चाहिए। उसमें भी अगर जैसे स्कूल का है, पर्सनल है, बिजनेस है, ऐसे अलग अलग वर्जन के इसमें आते हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो एक्सेल, तो उसका पुराना वर्जन है। तो पुराना मतलब कौन सा? 2016 13 कुछ होगा स्पेसिफिक? एक्सेल 2010 का है। तो उसमें जो नहीं नहीं, नए वाले जो। 2010 नहीं होगा। हाँ। देखो ऐसे सेलेक्ट करो और इसमें चेक करो, ऐसे अबाउट में है ना ऑप्शन में, ये हम्म, जैसे, सॉरी इसमें यहाँ पे अकाउंट में देखो, यहाँ पे ऐसे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 है मेरा, तो आपका कौन सा है सर, वो सर्च करो। ओके। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? किचन क्यों नहीं। यस। जस्ट 1 मिनट। हम्म। शेयर करते ऑप्शन आता है देखो, विंडोज करके हाँ उस पे, हाँ हाँ, शेयर करके आ शेयर जाएगा। हो गया है। आपको दिख रही है स्क्रीन? यस यस, विजिबल है। हाँ, ये वाला आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। हम्म। 2010 का है शायद से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पुराना फाइल, दिख रहा फाइल में सेलेक्ट करना एक बार। है। ओके। हाँ, ऑप्शंस में चेक कीजिए, देखो वहां पे ऑप्शंस। ऑप्शंस। इसमें अकाउंट कहीं नहीं है क्या? ठीक है, इसको क्लोज कीजिए, वापस जाइए, अकाउंट करके होगा डायरेक्टली प्रोबेबली। है कहीं अकाउंट कुछ आपका, लॉग इन? इन्फो में देखो। हाँ इन्फो, हाँ यार इन्फो, वही वही चाहिए। एक्टिवेशन। ओके, देखो प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड बोलते हैं, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। ओके, तो ओके। या तो आपके पास में अगर पुराना कोई है, 2010 का ही है जो आपने बताया था वही है, तो अगर आपके पास में की है तो ठीक है। अदरवाइज वैसे क्रैक वर्जन में मिल जाता है, 2016 19 का भी मिल जाता है आगे। मैं ओके। क्रैक का प्रमोशन, क्रैक का प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट एनी हाउ ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो विंडोज के यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद देखो उस विंडोज में ही, उसी वीडियो में आपको नीचे विंडोज एक्टिवेशन करके भी एक ऑप्शन मिलता है, 1 की जगह 2। ओके। तो जो वीडियो उसमें। मैंने आपको शेयर किया है, हाँ 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 हाँ। उसमें 1 विंडोज के लिए नीचे, उसी के नीचे देखोगे तो ऑफिस ऐसे करके है, तो वो भी यूज कर सकते हो उसके लिए, बोथ। ओके, यस सर। ठीक है सर। थैंक यू। या चेक कर लो, नहीं तो फिर बता। ठीक। ओके, सो गेट बैक। ओके, सो टुडे विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू पॉइंट। जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, हमने उसका अंडरस्टैंडिंग करना, उसको एनालाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रिजॉल्व करना। इस तरह का हमने भी प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसे हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, जहाँ पे हमने प्रीवियस सेशंस में टाइपकास्टिंग, डुप्लीकेट्स और रोज रिकॉर्ड्स में जैसे डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है और कैसे डेटा सेट में आइडेंटिफाई करना है। ऑल्सो इन पाइथन हमने ये चीज़ों को देखा है, नॉट पाइथन में बट बेसिकली हमने देखा है, चेक किया है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और अब उसके बाद में नया पॉइंट है, उसके बाद में जो एक और इशू आता है वो है अपना इम्प्यूटेशन का। बेसिकली मिसिंग वैल्यू के रिलेटेड मिसिंग ये होता है इम्प्यूटेशन। जब हम बात करते हैं किसी भी डेटा सेट में, क्योंकि मिसिंग वैल्यू, जस्ट कलर चेंज करता हूँ मैं, मिसिंग वैल्यू, ओके, मिसिंगनेस इन अ डेटा, ओके, मिसिंग वैल्यू इन एनी डेटा, इट इज वेरी नेचुरल।
बहुत कॉमन चीज है ये। और कॉमन होने की वजह से क्या है कि डेटा को इंटरप्रेट करना और डेटा को उस जगह पे, फॉर एग्जांपल देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मुझे ऐसे इस तरह से कोई एक मिसिंग वैल्यू मिलता है मेरे रिकॉर्ड में, मेरा पहले इंट्यूशन होता है कि इसको निकाल दो। अगेन, अगर यही सही रहा तो ठीक, अदरवाइज क्या होगा, हाँ भाई इस सेल को डिलीट कर दो। अगर मैं सिर्फ इस सेल को डिलीट करूंगा तो क्या होगा इसका कंसर्न, कि जो नीचे वाला सेल का डिटेल है ये ऊपर फिट हो जाएगा या फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन फीमेल का एम्प्टी था वो फीमेल का तो वैल्यू भर जाएगा, लेकिन मेल का यहाँ पे क्या होगा, गलत इंफॉर्मेशन पुट हो जाएगा। तो क्या होगा, डेटा गलत इंटरप्रेट, गलत इंफॉर्मेशन करने का काम करना शुरू करेगा, विच इज नॉट एट ऑल लेट्स एक्सेप्टेबल। ओके, हम कभी भी उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ओके, सो फॉर दैट हमें जो मिसिंग वैल्यूज होती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें करना क्या उनके साथ में, डिलीट करना चाहिए या कुछ और प्रोसेस भी होता है। सो बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना, वी विल ऑलवेज talk about 3R techniques whenever there is a scenario where you are, let's say, fumbled, or let's say where you get confused to take a decision where you need to rectify, you need to replace, or you need to remove। ओके, ये 3R हमेशा आपको उलझा के रखते हैं। ओके, दिस 1R, second R and 3R। First is rectify। Always have a approach towards, first approach should be what, rectify। rectify मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके इस डेटा सेट में देख सकते हो, मेरे पास में फीमेल का एक डेटा है जिसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सेम फीमेल के सामने एज नहीं है, फीमेल है या मेल है उसका मुझे डिटेल्स नहीं। तो बेसिकली देख सकते हो कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हमने येलो मार्क रखा है वो मिसिंग वैल्यूज है। नाउ विद दैट मिसिंग वैल्यूज, अब अगर मैं हर एक रिकॉर्ड डिलीट करता चला गया तो क्या होगा, मेरे डेटा में बहुत कम इंफॉर्मेशन रहेगा और वो पैटर्न भी खराब हो जाएगा, विच अगेन इज नॉट गुड एंड नॉट एन आइडियल चॉइस फॉर एनी डेटा एनालिटिक्स पर्सन, इजंट इट। तो ऐसे केस में क्या है, हमको डेटा को रिटेन भी रखना है, लेकिन रिटेन रखने के साथ में उस प्रॉब्लम का, उस इश्यू का डेटा में इफेक्ट भी नहीं होने देना है। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, फर्स्ट आर है उसमें से एक तो करो रेक्टिफाई। कभी भी पहला अप्रोच होना चाहिए रेक्टिफाई करने का, डायरेक्टली कभी भी रिकॉर्ड रिमूव करने के पीछे नहीं पड़ना है, रेक्टिफाई करने की कोशिश करना है। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, आपने कुछ गलती की है या किसी ने भी कुछ गलती की है, उस इशू को आप सॉल्व कर रहे हो बाय, अब फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास में डिटेल नहीं है फीमेल का। ओके, दिस फीमेल, the data which the salary he she gets over here, I don't have any update with that। एक तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं उसके, अगर सेम फीमेल है, वही अगर हायरार्की है, यही अगर उसका पैटर्न है, यही इंफॉर्मेशन हम हर महीने हर बार कलेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली पिछले महीने में कुछ ना कोई डेटा होगा, उसके पहले में कुछ ना कुछ डेटा होगा, कहीं ना कहीं तो उसका डेटा होगा ही होगा। हम उसको रेफर करके उस चीज को फुलफिल कर सकते हैं, मतलब मिसिंग वैल्यू होने के बावजूद भी हो सकता है किसी के गलती से यहाँ पे वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, गो टू पास्ट, पीछे कुछ डेटा जो हमारे पास में है ओल्डर डेटा, उसको रेफर, एक सेकेंड जस्ट, ट्रैक्टर फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहा है, ठीक है डेविड। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसका रेफरेंस लेके कुछ पीछे के वैल्यूज को, कुछ पीछे के डेटा को हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेके उस वैल्यू को फुलफिल कर देंगे। उससे होगा क्या, वो जो गलती हुई है वो हमारा रिजोल्यूशन भी हो जाएगा और हमें वैल्यू भी मिल जाएगा। ओके, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा प्रीवियस वाला हिस्टोरिकल डेटा जो हमारे पास में है, और या तो उस फीमेल को कॉल करो, ये हो गया। अब अगर समझो आपका फर्स्ट टाइम है, या फिर फर्स्ट टाइम यू हैव एवर सीन, और लेट्स से एवर यू हैव गॉट द डेटा, आपका फर्स्ट टाइम है ये, इसका कुछ ना प्रीवियस डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास में है ना, उस बंदी का कोई कांटेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई कांटेक्ट हमारे पास में नहीं है, तो डेटा किसी भी तरह से हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में फिर अपने पास पहला ऑप्शन हो जाता है खत्म। अब आता है दूसरा स्टेप, वो होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है, आप इस वैल्यू को, इस मिसिंग वैल्यू को डिलीट करने के बजाय कुछ इस तरह से फुलफिल करने की कोशिश कीजिए जिस वैल्यू के बेसिस में, या फिर जो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ओके, वो क्या होगा, जस्टिफाइड होगा, जस्टिफाइड होगा। अब जस्टिफाइड में क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड, कांस्टेंट, रैंडम, दिस आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी, इसे कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ओके, आप ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो, मीन, मीडियन, मोड, कांस्टेंट और रैंडम। अब इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आगे, बट दिस इज रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ, अगेन अगर रेक्टिफाई नहीं हो पाया तो फिर आप क्या सोचे कि चलो रिमूव कर देते, आप क्या करें, नहीं ऐसे नहीं करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे भर दो ना,
लॉजिकली देखा जाए तो क्या कर सकते हो आप, उनका एवरेज निकालो, एवरेज वैल्यू पूछ सकते हो। अगेन आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू मतलब क्या, इंटरवल के बीच में, है ना। किसी को आपको पता है कि आपके डेटा सेट में अगर 10,000 रुपये मिल रहा है और किसी को अगर लेट्स सैलरी में 50,000 का है, तो ये एक इंटरवल हो गया 10 से 50, कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो मिसिंग है उसमें डाल दो, isn't it? वो भी कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्लस्टर कर सकते हो। क्लस्टर मतलब क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मेल का ग्रुप अलग निकालूंगा, फीमेल का ग्रुप अलग निकालूंगा, और फीमेल में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है मोड, उसको निकाल के पुट कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, हम उसके बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट पुटिंग सम वैल्यू विल बी बेटर, बिकॉज मैं सिर्फ इस सेल को निकालने के चक्कर में, मैं सिर्फ इस सेल को नहीं निकाल रहा हूँ, मैं पूरे रिकॉर्ड को रिमूव कर रहा हूँ ना, अनदेखा करना पड़ेगा, तो क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे निकलेंगे जिसमें से। ओके, वी शुड अवॉइड इट बेसिकली। तो ये हो गया रिप्लेस। अब अगर आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, ओके, और उसमें कुछ बेसिकली लॉजिक नहीं यूज कर सकते हैं, ओके, ऊपर के दो आर अप्लाई नहीं हो पाते, तो सिंपली क्या है, रिमूव। फिर आप रिमूव पे जाइए, आपको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। Okay, so always remember that whenever you have any scenario where you want to delete the data or you want to retain or you want to replace, तो ये 3R को फॉलो जरूर करना। फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना कि क्या मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ, इफ नॉट लेट अस रिप्लेस विद सम वैल्यू, एंड देन इफ नॉट पॉसिबल तो रिमूव करना सबसे ऑप्शन लास्ट होता है, वो होता है। सबको क्लियर है, कोई क्वेरी इसमें अभी तक जो मैंने बताया? नो सर। ठीक है। Before going towards strategies, let us first understand to identify different variants. Okay, variant मतलब बेसिकली उनके टाइप्स। मिसिंग वैल्यूज को पहले डेटा में आइडेंटिफाई कैसे करना है, और वो भी कौन सा वेरिएंट का है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम उसका स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैसे प्लेस करें वो भी देखेंगे। तो आपका डेटा है, अब आपके डेटा सेट में, अगेन ये तो मैंने छोटा डेटा सेट एज ए रेफरेंस के लिए रखा है, आप देख सकते हैं कि वहां पे मिसिंग वैल्यूज है। जैसे जेंडर कॉलम में देखोगे, जेंडर कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, एज कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, सैलरी में भी, हर एक कॉलम में कहीं ना कहीं एक दो ऐसे मिसिंग वैल्यूज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, विच इज इन रियल लाइफ डेटा में ये सिनेरियो होता ही है। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है, और उसका नेचर भी आप देखोगे ना, तो ये वाला नेचर है। मिसिंगनेस है क्या है यहाँ पे, मिसिंगनेस है, मिसिंगनेस कंप्लीटली एट रैंडम। अब हमारा डेटा कहाँ है, देखो यहाँ से, ये वाला डेटा की बात कर रहा हूँ। ओके, दिस इज द ओनली डेटा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब इसमें देखोगे कि आपके डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू तो है, लेकिन टोटली रैंडम है। रैंडम मतलब क्या, जेंडर कॉलम में कहाँ पे आएगा मुझे नहीं पता, एज कॉलम में कहाँ पे उसका मिसिंगनेस वैल्यू आएगा नहीं पता, सैलरी में भी कहाँ पे आएगा उसका कोई पैटर्न नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, नहीं पता, हाइट में भी नहीं पता, स्मोक में, मतलब मैं कह नहीं सकता कि नेक्स्ट मिसिंग वैल्यू कौन से कॉलम में, कौन से सेल में, किसके रिलेटेड में आएगा, नहीं कह सकते, वी कैन नॉट जज। उसे कहते हैं मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। ये आपके हाथ में नहीं होता है, इट इज ट्रूली वेरी, क्या कहते हैं, वॉलंटियर्ड। ओके, अनप्रेडिक्टेबल बेसिकली। क्लियर है? किसी को कुछ क्वेरी इसमें समझने में? नो सर। ठीक है, ये हो गया एमसीए। इसको शॉर्ट में कहते हैं एमसीए, इसका फुल फॉर्म है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। ओके, एट रैंडम, कंप्लीटली एट रैंडम है, मुझे कुछ नहीं पता है मिसिंगनेस का, सो कंप्लीटली एट रैंडम मिसिंगनेस। देन मिसिंगनेस एट रैंडम। अब बोलोगे ये कौन सा वेरिएंट है, लेट मी टेल यू। देखो बाकी डेटा सेट में आपको कहीं भी मिसिंगनेस नहीं मिल रही है, मिसिंग वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, बट एक स्पेसिफिक ऐसा कॉलम है, एक ऐसा स्पेसिफिक कॉलम है जहां पे आपको मिसिंगनेस मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आप किसी को जाके पूछते हो, ओके, मेल फीमेल जेंडर के बेसिस पे आप किसी को भी पूछ रहे हो कि भाई आपकी सैलरी, एज बताने में उनको हिचकिचाहट नहीं है, सैलरी में बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, हाइट बताने में भी उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप किसी को पूछोगे भाई आप स्मोक करते हो कि नहीं, ऐसे पब्लिकली पूछोगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि भाई इसको क्या इंटरेस्ट है, व्हाई इज पर्टिकुलरली आस्किंग। और कैमरा के साथ के सामने पूछोगे तो वो तो और सस्पिशियस हो जाएगा, क्या बताइए मेरे घर में जाके बता दे, है ना। तो हाउ टू अवॉइड दैट, तो क्या होगा कि थोड़ा सा लगता ही है। ऐसे केस में कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको सबको पता रहता है स्मोक करता है, तो वो बिंदास बता देंगे। ओके, और उसमें भी अभी देखो मेल है तो कम रहेगा बताना, सही नहीं बताना वो मायने नहीं रखेगा। और अब ये क्वेश्चन फीमेल को पूछोगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है, पूछने वाले को भी लगता है, आंसर देने वाले को भी लगता है। सिटी जहाँ पे सब कुछ अभी हो चुका है, ओके, जो डेवलप हो चुका है, अभी अंडर डेवलपमेंट नहीं, या फिर विलेज एरिया में नहीं आता है, तो उनको कोई शर्म या फिर इतना कुछ लगता नहीं है। ओके,
इनका डेवलप हो चुका है, बट जो अभी भी कर रहे हैं डेवलपमेंट में, तो उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि अभी भी उनका क्या होता है कि रिलेशन ना, जो माइंड थ्रू हैबिचुअल थ्रू अभी भी लगा रहता है, तो वो इंस्टिंक्ट उनका माइंड को जरूर इशू करता है। तो ऐसे केस में अगर कोई फीमेल को आप पूछोगे, हु नोज कहाँ से आई है, फिर कैसा है ना, या फिर कैसा कल्चर है बेसिकली, तो वेस्टर्न कल्चर में तो आपने पता है सिगरेट लेना और स्मोक करना, इट्स इट्स नॉट अ ह्यूज डील। तो ऐसे केस में क्या है, हाँ फीमेल हाँ नहीं बोल देगी, इजंट इट। और फॉर एग्जाम्पल यही सोच के अगर आप इंडिया में क्या क्वेश्चन पूछोगे, तो हो सकता है फ्री माइंडेड फ्री बीस आज बहुत मतलब लोगों में बहुत, फेमिनिस्ट भी बहुत कुछ है आजकल मार्केट में, तो हो सकता है कि कोई हाँ बोले नहीं बोले। बट फीमेल को क्वेश्चन पूछोगे तो चांसेस देयर आर बिट मोर लेट्स से अजम्पशन, और लेट्स से उसका क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल चांसेस जो आंसर देंगी थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर दे ना दे ऐसा लगेगा। तो ऐसे केस में क्या है, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। फीमेल ने यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, मेल ने बंदे ने यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे मेल ने नहीं दिया है। तो बेसिकली हो सकता है कि कहाँ पे मेल फीमेल ना दे। बट अगेन ये बाकी चीजों में आपने नहीं देखा, बाकी आप किसी भी कॉलम में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछो उन्होंने कभी नहीं हिचकिचाया, लेकिन एक पर्टिकुलर सा कॉलम में जहाँ पे ये हिचकिचाहट या फिर ये ऐसा मिसिंगनेस वैल्यू है, आप कह सकते हो वहां पे डेफिनेटली कि ये एम ए आर है। व्हाट एम ए आर मीन्स, देर इज मिसिंगनेस इन अ डेटा बट इट इज नॉट रैंडम। ओके, रैंडम मतलब क्या है, कंप्लीटली रैंडम, नॉट कंप्लीटली रैंडम। ये कंप्लीटली रैंडम नहीं है, देयर इज मिसिंगनेस बट एट पर्टिकुलर रैंडम। एट मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर कॉलम, इसके अंदर में रैंडमनेस है। क्योंकि आप जिसको क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आंसर देगा कि नहीं वो उसकी चॉइस पे, इजंट इट। तो क्या होगा, हो सकता है दे, हो सकता है नहीं दे। ये जो चीज है 50-50 का जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे इश्यू हो जाता है कि देगा कि नहीं देगा। वो रैंडमनेस आपके डेटा में रहेगा, बट इट विल बी ओनली एंड ओनली विद दिस क्वेश्चन, अदरवाइज बाकी सब जगह में आपको आंसर मिल जाता है। सो दिस इज मिसिंग एट रैंडम। सो you are able to identify which particular column will have a random missingness in that, तो उसको कहते हैं मिसिंगनेस एट रैंडम। पहले क्या था, पूरे डेटा में जहां कहीं भी हो सकता है रैंडमनेस, वो नहीं पता था। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर कॉलम पता है जहां पे डेटा मिसिंग रहेगा, बट उसमें ऐसे गारंटी नहीं कि कहाँ पे होगा, फ्लक्चुएशन है, रैंडमनेस। वैसे ही तीसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं एम एन ए आर, मिसिंग नॉट एट रैंडम। देखो, मिसिंग है, मिसिंगनेस है, बट नॉट एट रैंडम। ओके, उसमें कोई रैंडमनेस नहीं है। एक स्मोक करके क्वेश्चन है, अब ये चलो ठीक है हमने सिटी तक पूछ लिया था। आप यही चीज अगर आप गांव में आओगे और गांव में किसी गांव में जाके पूछोगे, तो भाई अच्छी खासी मतलब धुनाई हो सकती है। ओके, रिस्क ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तो बेटर केस में हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो मैं क्या करूंगा, फॉर माई सेफर साइड, तो मैं इंटेंशनली इस कॉलम को ही छोड़ दूंगा, भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा यहाँ पे, isn't it? तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा कॉलम आपका मिसिंग ही रहेगा। हियर देयर इज नो रैंडमनेस हियर in the data. In this missingness, there is no randomness, isn't it? It is particularly a column which is been omitted. Knowingly, intentionally, I have omitted that column. वहां पे आपको पूरा का पूरा मिसिंग ही मिलेगा। तो क्या है, ये मिसिंगनेस है बट नॉट एट रैंडम, इंटेंशनल। हियर मिसिंगनेस एट अ रैंडम, you know where there's a randomness in a missingness. Here missingness completely at a random, there is complete mess over the data, we cannot assume where the data would miss. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. सेट दैट, अब डेटा में आप देख सकते हो कि जब हम डेटा में हैं, अब डेटा में देखो न्यूमेरिकल कॉलम हो सकता है, कहीं कहीं न्यूमेरिकल कहीं टेक्स्ट हो सकता है, कहीं पे कॉम्बिनेशन हो सकता है। बेसिकली हम देखेंगे तो न्यूमेरिकल में भी फ्लोट इंटीजर ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डेटा को ऐसे ले लेता हूँ, लेट्स से इसको मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे रैंडम वैल्यू लेता है इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन 10,000 एंड 6,000 ऐसे कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। ओके, इसको कंट्रोल सी, और उसके बाद में यहाँ पे रैंडिंट रैंडम नंबर वैल्यूज, इसको एंटर कर देता है, खुद ब खुद दे देगा। ये वैल्यू लेते हैं और इनको क्या करते हैं, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, है ना। फ्लोट वैल्यू रैंडमनेस क्रिएट कर दिया है, इसको भी पेस्ट कर देते हैं वैल्यू, अब इसको हम निकाल देंगे, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो देखो अभी हमारे पास में क्या होगी, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी। अब आप देख सकते हो
कि हमारे पास में वैरायटी ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, जो होता है अभी हमारे पास में है। जैसे आप देख सकते हो कि एक डेटा सेट है जो सिर्फ न्यूमेरिकल है, सिंगल डिजिट। एक डेटा है जहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स ऑफ वैल्यू है। एक कैटेगोरिकल जैसे टेक्स्ट है 2 जगह पे, और एक है जहाँ पे फ्लोट डेटा भी है। तो ऐसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि डेटा में हमेशा आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज हमेशा मिलेंगे, इजंट इट। अब प्रॉब्लम क्या होता है अगर इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये सब के सब पंजाब की ही मैं अभी के लिए कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स से कल इसको मैं करता हूँ, इसको थोड़ा मैं चेंजेस करता हूँ डेटा में। यहाँ पे मैं ओके अब लेट्स से ठीक है, चलो हमारे पास में डेटा है। और पुणे का अभी इस चीज को छोड़ देते हैं, इसको मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ मेरे से। ये चलो लेट्स से ये मिसिंग, ये कुछ मिसिंग वैल्यूज में जानबूझ के डिलीट कर रहा हूँ, उसका मुझे बाद में फुलफिल करना। ओके ये तो चलो ठीक है, मैं तो नहीं कर सकते कोई। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। ओके नाउ आप देख सकते हो कि जहां जहां पे मैं येलो मार्क कर देता हूँ, डेटा हमारे पास में क्या है, मिसिंग है। ओके ऐसे क्या है, हमारे पास में कुछ डेटा मिसिंग है। कहाँ पे, ये हमारा डेटा सेट है, इसमें कुछ हमारे यहाँ मिसिंग वैल्यूज है। अब आप देख सकते हो एक सीरियल नंबर करके है जहाँ पे मिसिंगनेस आया है, एक महाराष्ट्र है जहाँ पे मिसिंगनेस आया है, एक सिटी में नहीं आया बट यहाँ पे मिसिंगनेस है। तो डेटा में रैंडमली मिसिंगनेस फैला हुआ है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि अभी नेक्स्ट जो आएगा डेटा, तो हम नहीं कह सकते कि उसका स्पेसिफिकली कहाँ पे मिसिंगनेस रहेगा, इट मे वेरी एनीवेयर। ओके तो उसको हम कहेंगे मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, ठीक है। सेड दैट, अब लेट्स से यहाँ पे मिसिंगनेस हमको मिला है, अब इस वैल्यू को साथ में क्या करना चाहिए, शुड आई डिलीट दिस होल रिकॉर्ड, क्या करना चाहिए गाइस? रेक्टिफाई। रेट्रीफाई। विल ट्राई टू रेक्टिफाई। अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करना चाहिए, फिर क्या लॉजिक लगाना चाहिए, क्या वैल्यू डालो यहाँ पे, या फिर क्या करो उसके साथ? सीरियल नंबर है सर, तो 5 ही ना होगा। ओके सो आपने क्या किया, माइंड में आपने आपने एक पहले पैटर्न फाइंड आउट किया। उस पैटर्न में आपको ये पता चला कि इट इज फॉलोइंग अ सीरियल नंबर। सो बेसिकली यहाँ पे 5 आना चाहिए जो कि मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं लिखा है, मिसिंग वैल्यू दिख रहा है, विच मीन्स यस ऑब्वियसली इट वाज 5 विच इज बीन मिस्ड आउट, डिलीट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। सो बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट यू हैव फाउंड आउट ओवर हियर, आपने कहा कि 5 वैल्यू होना चाहिए, विच इज गुड, फाइन, ये चलो एक्सेप्टेड है। अब यही चीज फॉर एग्जांपल पकड़ लो महाराष्ट्र, अब ये कहाँ पे देखो न्यूमेरिकल पे आया था आपका। ओके ये कहाँ पे किया था आपने, न्यूमेरिकल डेटा पे आपने आपका पैटर्न फाइंड आउट करी लॉजिक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे महाराष्ट्र के कॉलम में? It also Maharashtra sir, because all Same the pattern, follow the districts pattern. are from the Maharashtra state, so the pattern we Sir, have to follow that. previous record से प्रीवियस रिकॉर्ड में मतलब पिछले वाला जो भी डेटा आपको दिख रहा है, अब इस कॉलम में हाँ, देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र 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 है, सिर्फ महाराष्ट्र है। ओके एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि पुणे, जैसे पुणे सिटी है महाराष्ट्र में आता है, नागपुर है महाराष्ट्र में आता है, सोलापुर है महाराष्ट्र में आता है, संभाजीनगर है महाराष्ट्र में आता है, देन अकोला है महाराष्ट्र में आता है, कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में आता है। ऑब्वियसली फिर अगर यहाँ पे स्टेट है और ये सिटी है, तो जिस सिटी का यहाँ पे रेफरेंस है उसका स्टेट यहाँ पे दिया गया है। ओके रिलेशन, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे अगर संभाजीनगर के दूसरे के सिटी आता है तो यहाँ पे महाराष्ट्र आना चाहिए, वो नहीं कह रहा हूँ। इट सिंपली मीन्स पैटर्न क्या कहता है, विच एवर सिटी यू हैव मेंशन्ड ओवर हियर इट्स स्टेट इज मेंशन्ड ओवर हियर, विच इज मच मोर रेलेवेंट। करेक्ट है ना? यस सर। तो हम क्या करेंगे, yes. फॉलोइंग दिस सिटी नेम विल टेक इट्स स्टेट नेम। अब ये महाराष्ट्र है,
ओके, ये आप यहाँ पे पुट कर दो। इसका मतलब क्या किया आपने, टेक्स्ट को भी फुलफिल किया है। दो ऑप्शंस आपके पास में थे, दो ऑप्शन में क्या था आपके पास में, देखो एक तो भाई इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो कि भाई सबके सब पूरा का पूरा डेटा अगर महाराष्ट्र का ही फॉलो हो रहा है तो कहीं पे भी मिसिंग वैल्यू होगा तो मैं उसको पुट कर दूं, ओके चलेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, कब अच्छा है, जब आपके पास में सिर्फ एक ही कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो वहां पे ये पैटर्न या फिर ये लॉजिक लगाना अच्छा है। बट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज जो सिटी यहाँ पे है उसका स्टेट कौन सा है, जो सिटी का नाम यहाँ पे उसका स्टेट कौन सा है, क्योंकि कल जाके क्या पता यहाँ पे आपने लिखा होगा लेट्स से मनाली, तो मनाली का लेट्स से अगर किसी ने डेटा यहाँ पे नहीं दिया तो आपको मनाली कौन से स्टेट के अंदर आता है उसका ही यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, महाराष्ट्र तो नहीं लिखोगे ना कि नहीं सब जगह पहले महाराष्ट्र, तो मैंने महाराष्ट्र कर लिया कंटिन्यू, करेक्ट है ना। ऐसा। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ वैल्यू दिख रहा है तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया, तो करने के लिए लॉजिक भी उतना कंसर्न या फिर लॉजिक भी उतना जस्टिफाइड होना चाहिए। जैसे एक कॉलम में आपने चलो लॉजिक लगा दिया कि मेरे पास ये बाकी कॉलम है ही नहीं, ऐसे कंसिडर करो मेरे पास बाकी कॉलम है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है स्टेट नेम का जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का डिटेल है, तो हाँ यहाँ कह सकते हो कि भाई महाराष्ट्र ही आने वाला है, ओके दैट इज मच मोर एक्सेप्टेबल विच इज फाइन, नो इशू। बट ये चीज ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब सिटी पे देखते हो तो सिटी के रिलेटेड में जो स्टेट है उसको डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, हियर महाराष्ट्र इज अ क्लस्टर, ओके क्लस्टर, उस क्लस्टर के अंदर में जो सिटीज है उसको डिफाइन हो रहा है। आइदर वे यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी महाराष्ट्र के अंदर में है वो सिटीज के बेसिस में, जो भी सिटी उसके बेसिस में स्टेट के बेसिस में होता है उसको वहां पे डिफाइन किया गया, ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बेटर आंसर आएगा। क्योंकि संभाजीनगर अभी है, कल जाके क्या पता कोई और सिटी का नाम होगा, तो सिटी के नाम के बेसिस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट होना चाहिए, ये भी आपका एश्योरेंस करना जरूरी है। सेड दैट, अब यहाँ पे क्या करोगे भाई इस वैल्यू के लिए, We can find पकड़ the लो। range between. ओके ओके, एक तो होता है रेंज, ठीक है, हम अगर रेंज पकड़ लेंगे तो रेंज क्या रहेगा इसका, देखो सबसे मिनिमम है 1156 और सबसे बिग है 3516, ये वैल्यू है, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका रेंज हो जाएगा। ओके सो ये रेंज है आपका, अब क्या करोगे, सर एवरेज भी ले सकते हैं। ओके और मोड मोड, ओके फाइन, और Median. ओके ओके, तो जैसे आपने अभी देखा ये भी न्यूमेरिकल कॉलम था, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी यहाँ पे स्टेप नहीं लिया, क्यों, आपका माइंड ये प्रोसेस करता है, ओके प्रोसेस क्या देखते हो आप कि क्या यहाँ पे मीन मीडियन लगाने का कोई लॉजिक रहेगा, क्या नहीं, यहाँ पे किसी तरह का उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। सो वहाँ पे क्यों वेस्ट करे या फिर क्यों वहाँ पे लगाए, ऑब्वियसली फिर आपने वहाँ पे लगाया नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट किया कि इट्स अ सीरियल नंबर, इट इज फॉलोइंग वन पर्टिकुलर फॉर्मेट विच इज वन बाय वन, एक एक करके स्टेप आप सिर्फ उसमें ऐड किए जा रहे हो वैल्यूज का। हियर इफ यू सी देयर इज अ रैंडमनेस इन अ वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ रहा है कहीं से भी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि आप कि कहीं पे डॉट लगाने के बाद में 2 डिजिट से कहीं 3 डिजिट से, कहीं पे जो इंटीजर वैल्यूज है वो कहीं 4 डिजिट से तो कहीं 3 डिजिट से, सो दैट्स टोटली रैंडमनेस दैट द वैल्यू द रेंज ओवर देयर इट्स टोटली डिफरेंट। तो ऐसे केस में इस वैल्यू के साथ में हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई सीक्वेंस में नहीं कह सकते, तो ये लॉजिक नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, म्यू एवरेज मोड मीडियन रेंज कांस्टेंट, ऐसे बाकी चीजें हमें अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलता है। ओके नाउ आप मुझे बताओ इन सब में बेस्ट कौन सा रहेगा, मीन मीडियन मोड रेंज या जो कोई भी हो, क्या लगता है, एंड द आंसर शुड बी जस्टिफाइड, बताओ। मीडियन ना एवरेज मीडियन So can we take Median. average of nearby values मीडियन in मीडियम Nagpur and Sambhajinagar, and then we have to calculate the average of both the values?
एक बार रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा अभी? कौन सा रैंडम वैल्यू लेना? Can we take the average of nearby values like Nagpur and Sambhajinagar ओके, इन दोनों का हम and लेंगे. then add ओके, and then divide by 2 व्हाई? and then what will be? ओके, व्हाई सो दैट? व्हाई सो दैट? Also the हम्म. pattern shows decreasing after Sambhajinagar. पैटर्न शोज डिक्रीजिंग आफ्टर संभाजीनगर, बट डिक्रीजिंग कहाँ, मतलब कौन से साइड में? आई डिडंट गेट. सर वो Kolhapur side. पूरे कॉलम में डेटा डिक्रीजिंग होते जा रहा है। फर्स्ट जो 3000 की वैल्यू थी, फिर 1000 देन 400। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर दोनों का एवरेज लेके फिर वैल्यू ले सकते हैं, या अच्छा अच्छा फिर अच्छा अगर अच्छा. वो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा तो फिर वो डायरेक्टली हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, यू कैन टेक. इंक्रीज भी तो हुआ है सर। क्या हुआ है? चौथे के बाद पांचवें में इंक्रीज भी तो हुआ है, डिक्रीज कहाँ फॉलो कर रहा है? ठीक है ना, उन्होंने एक पैटर्न फाइंड आउट किया ऑन एन एवरेज, या फिर पकड़ लो ऐसे, ठीक है, उन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किया. ठीक है, इट्स हर एक का पर्सपेक्टिव होता है, कह सकते हैं. और बाकियों का क्या कहना है? ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ अगेन. जैसे आपने कहा है, यस, हमने जैसे अभी पिछली बार भी आपको बताया था, मीन करोगे तो भी चलेगा, मोड करोगे तो भी चलेगा, मीडियन करोगे तो भी चलेगा, रेंज के अंदर में कोई एक वैल्यू रैंडमली पुट करोगे तो भी चलेगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको लगता है कि वही फॉलो करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये होता है कि सर इसमें बेस्ट बैठेगा कौन ना. देखो, कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपका जो डेटा सेट है, कि इस डेटा सेट, अब इस डेटा सेट में क्या कोई आउटलायर है क्या? यस, ऑब्वियसली यहाँ पे है. आप देखोगे तो देर इज वन वैल्यू विच इज आउटलायर. ओके, अगेन आउटलायर अभी किस रिलेशन में है पहले आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे किसी का लेबल कुछ दिया नहीं है, सो एट दिस पॉइंट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर लेट्स से दैट कि दैट वुड बी एन आउटलायर, बट एनी हाउ देयर कुड बी चांस. तो ऐसे केस में क्या है, मीडियन इज द बेस्ट आंसर फॉर सच सिनेरियोज. अच्छा, लेकिन होता क्या है, इफ आई, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कभी भी अगर मेरे पास कोई डेटा नहीं तो मैं नॉर्मली ऐसे डिलीट कर देता हूँ, ये प्रेफर करता हूँ. बट क्या होता है अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ, क्या सही में मेरे डेटा में मैं उसे एनालिसिस करके कर सकता हूँ? और करने से दिखता क्या है, कुछ अलग होता है, क्या होता है? लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. तो मैं इसको कॉपी करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ताकि इसमें चेंजेस ना करूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ आपके लिए. ओके, एंड अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, आई फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज. एवरेज, ओके, फंक्शन यहाँ पे है, डिटेल्स यहाँ पे ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ. द एवरेज इज दिस वन, AVG. I'll calculate median also. Median. Here these are the outputs, sorry, inputs, and here we go. Okay. So the median is 492 and average is 1193, which has a huge difference. Overall, बहुत बड़ा difference है. It is better कि हम median use करें. Okay, now उसके पहले, आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको वैल्यू डाल के दिखाऊंगा यहाँ पे. ओके, ये जो वैल्यू ना, मीन की वैल्यू, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और उठा के यहाँ पे पुट करूंगा. बट आई एम सेइंग I'll take this value as an over here reference, और ये सेम वैल्यू को मैं इस मिसिंग वैल्यू में पुट करूंगा. ओके, इससे होगा क्या, क्योंकि अगर मैं अभी एट इनिशियल स्टेज में अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा बिकॉज ऑफ लेट्स से अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिकॉर्ड, आई हैव टू एलिमिनेट दिस होल रिकॉर्ड, इजंट इट? दैट इज व्हाट इज लॉजिकल. तो ये पूरा निकालना पड़ेगा. टू अवॉइड इट मैंने क्या किया, एवरेज निकाला, एवरेज वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूं. तो अगर मैं एवरेज वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, isn't it, तो क्या मेरा इस एवरेज वैल्यू को इफेक्ट होगा क्या, या फिर क्या होता है? लेट अस सी दैट. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इस आंसर को एज इट इज. ओके, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके एज ए वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ. देखो, देयर इज नो चेंज. यू कैन सी देयर इज नो चेंज. इसका मतलब क्या है, आप जब कभी भी कोई मिसिंग वैल्यू को फुलफिल करके रखना चाहते हो, और आपके एवरेज के इसमें किसी भी तरह का इफेक्ट ना हो लगता है, तो आपको उसमें वो वैल्यू पुट कर दो, तभी आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगी. नहीं, अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये कहता है कि जब आपके डेटा सेट में आउटलायर या फिर किसी की तरह का भी ऐसा डेटा नहीं है जो इसको इफेक्ट करे आपके मीन को.
ओके, जो आपके 3500 करके एक वैल्यू है, उस तरह का वैल्यू ना हो, सबके सब क्या हो, एक पर्टिकुलर रेंज या फिर पर्टिकुलर एक फॉर्मेट या फिर एक वैल्यू को ही फॉलो करे, इंटरवल या फिर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में। ये बहुत एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रहे तो बेटर है। ओके, वो तो हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए बस ध्यान रखो, इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एवरेज इज बेस्ट, बट इफ नॉट यू हैव टू गो विथ मीडियन, बिकॉज अगेन जैसे आपको मैंने बताया था, अभी क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो गया ना, तो देखो यहाँ पे वो आउटलायर की तरफ जा रहा है, इसके तरफ, विच शुड नॉट बी देयर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस लेके आता, कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से, अब मैं क्या करता हूँ, इस मीडियन को, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट इट ओवर हियर, ये देखो मैं, ये आ गया मीडियन। हमने क्या किया, मीडियन को पुट किया, विच इज लॉजिकल। अब आप जैसे बोला, आपने जैसे एक पैटर्न बताया था कि इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो देयर इज रिडक्शन इन वैल्यू, सो दैट्स व्हाई आप दोनों ने क्या किया कि इसमें से वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, नो इशू। आप उसने ये चाहिए, देखो दोनों आपको ओके सेम मिल जाएंगे, तो वो भी कह सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मेरा यहाँ पे ये है, आप मीन, मीडियन, मोड, रैंडम, कांस्टेंट, तीनों में से कोई भी आपको जो लगता है आप वो पुट करो, कोई इशू नहीं है। बट ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, जो भी वैल्यू पुट करोगे, उसका इफेक्ट आपके आगे जाके कैलकुलेशन में, एवरेज में, मीडियन में या बाकी वैल्यूज में किस तरह का इफेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सिनेरियो। क्लियर है गाइस? यस सर अगर एक Yes, से sir. ज्यादा Yes. वैल्यूज हो तो एक से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज होता, ओके, ठीक, लेट मी टेक दैट आल्सो। जैसे अगर ऐसे मल्टीपल जगह में अगर मल्टीपल वैल्यूज आपके मिसिंग वैल्यूज है, तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में भी बहुत सिंपल है, उसका एवरेज निकाल दो। अगेन अजम्पशन ये करके चल रहा हो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले एवरेज निकाल दूंगा, एवरेज, ये एवरेज की वैल्यू है, और मीडियन, ठीक है, 27,000 और 30,300, 27,300 में 300 का, सॉरी 3,000 का फर्क है, तो ठीक है, इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर ये सैलरी कॉलम है तो ठीक है, 3,000 का डिफरेंस ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है, कह सकते हैं। सो आइदर यू कैन गो फॉर एवरेज और आइदर यू कैन गो फॉर मीडियन। अब ऐसे केस में क्या करना है, सीधा सीधा इस वैल्यू को रेफर करना है, जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हम उसे वैल्यू के स्वरूप में देख सके। ओके, लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगा, इसको जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू है इस मेरे डेटा सेट में उसको वहां पे पुट करूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, देखो, आई राइट वन कोड। ओके, कोड कैसे रहेगा, देखो, इफ इफ इन दिस सेल, ओके, इफ इन दिस सेल इज इट इक्वल टू स्पेस स्पेस, कुछ भी नहीं है मतलब, ओके, इफ दैट इज ट्रू, क्या करना है मुझे, उसे रिप्लेस कर देना है दिस वैल्यू, कॉमा, अदरवाइज क्या है, उसे एज इट इज रखना है, और अदरवाइज एज इट इज इसे रहने दीजिए। इस तरह से हो गया, एंटर कर दो। अब देखते हैं, इसको नीचे लेके आता हूँ, जीरो क्यू, अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने इसको लॉक नहीं किया ना, आई फॉरगॉट टू लॉक इट, लेट मी लॉक इट। तो F4 कर देते हैं, एंटर करते हैं, अब आते हैं नीचे। ओके, देखो, अब देख सकते हैं यहाँ पे जहां जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज है, वहां वहां पे भी मेरा मीडियन वैल्यू का पुट हो गया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपने ये किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स में वैल्यूज है, सबके सब इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या है, किसी के पास में भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं जब ऐड कर रहा हूँ एवरेज को, वहाँ पे डेसिमल वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन क्या है भी, एक तो जब ऐड कर रहे हो, अगेन देख सकते हो कि 30
377.46 है ना, तो क्या है 46 है, इसे निकाल दो और इसे क्या कर दो 30 लाइक दिस, सॉरी नॉट दैट, इतना रख दो। ओके 46 को निकालो और उसको होल नंबर की तरह बाकी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है गाइस? सर फिर इसका एवरेज तो बढ़ेगा ना, क्योंकि 3077 तो ज्यादा क्वांटिटी में आ गया, तो उसका एवरेज बढ़ सकता है ना। देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब यहाँ पे एवरेज निकाल लेता हूँ ना मैं। ओके ओके सर। देखो फॉर एग्जांपल जैसे 10 सॉरी सर वो ब्लैंक स्पेस में एक जगह मीडियन, एक जगह एक प्लेस में मीन, ऐसा नहीं यूज कर सकते? ये दोनों वैल्यू, एवरेज और मीडियन भी। कर सकते हैं बट क्यों करेंगे ऐसे, मतलब कर सकते हैं ऐसे कुछ नहीं है, पर क्या उसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा? तो फिर सर डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें एवरेज लेना है, मीन, मीडियन, उसमें से क्या लेना देखो ना, देखो आपके पास में यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है। ओके उस न्यूमेरिकल डेटा में क्या है आप देख सकते हो, एवरेज और मीडियन आप जिससे दोनों निकाल सकते हो। मुझे बताओ मोड निकाल के यहाँ पे फायदा होगा क्या? है? नहीं। डेटा में रैंडमनेस है ना। मोड कब यूज होगा, जैसे कोई वैल्यू अगर आप रिपीटेड बार, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये की वैल्यू रिपीट हो रही है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें थोड़ा और चेंज करता हूँ अभी के लिए, मोड बताने तक के लिए। सर डिलीट दिस वैल्यू और यहाँ पे 8 8 7 7 8। ओके अब ये जो अपना कॉलम है फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि क्वांटिटी कॉलम है। अब क्वांटिटी कॉलम में ऑब्वियसली 10 7 ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का रिपीट होना लॉजिक है, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ एवरेज ऑफ क्वांटिटी निकाल के फायदा होगा क्या? No. देखो एवरेज क्या आ रहा है, 8.6 एवरेज आ रहा है। कोई फायदा नहीं होगा सर। ओके तो जहां कहीं पे भी डेटा आप देख सकते हो कि डिस्क्रीट डेटा के फॉर्मेट में है, तो आप देख सकते हो कि वहां पे एवरेज निकाल के फायदा नहीं है। ओके ना मीडियन निकाल के। क्यों? वो डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या है, एक अभी भले ये 10 नंबर है लेकिन 10 नंबर क्या बता रहा है, एक क्वांटिटी के बारे में बता रहा है जो हमेशा एक न्यूमेरिकल एक इंटीजर ही रहेगा। वो कभी आपका डेसिमल में तो नहीं आने वाला है, कंटिन्यूस डेटा नहीं रहने वाला है वो, इजंट इट? तो ऐसे केस में क्या है, फॉर एग्जांपल किसी शॉप ने अगर आपको पूछा कि मेरे शॉप से ओके फ्रीक्वेंट क्वांटिटी नंबर जो सोल्ड आउट होता ही है, जो भी मतलब जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो उतना मिनिमम क्वांटिटी लेके ही जाते हैं, वो कौन सा रहेगा? तो क्या आंसर है यहाँ पे बताइए? Mode 7. 7। 7 होगा 10, sir. हाउस 7 10 रहेगा ना? Yes, sir. सर। मोड डिजिटल 10. 10 रहेगा ना। देखो कोई भी कस्टमर आता है, so the probability of quantity that they will surely take कौन सा है? 10 है सर, क्योंकि 10 10, क्वांटिटी 10. ज्यादा वर्णित है। 10. हाँ तो आप देख सकते हो 10. कि 4 time of यस यस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट 10 इज रिपीटेड, मतलब क्या है, इट्स वेरी लाइकली, ओके इट्स वेरी लाइकलीहुड और इट्स वेरी लाइकली दैट जो भी बंदा आएगा वो 10 क्वांटिटी लेके जाएगा। ओके और ये 10 क्वांटिटी क्या है, मिनिमम क्यों कह रहा हूं मैं? ओके मैं ये नहीं कह रहा हूँ 7 है, मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी सेज कि 10 तो लेके ही जाता है।
दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट। 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज 10, लेके जाएगा ही जाएगा। करेक्ट है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. लेकिन यही चीज आप अगर, जैसे आपके सामने ये कॉलम है, क्या आप इस कॉलम में ऐसा कुछ कैलकुलेशन मोड के बेसिस में कर पाओगे क्या? No, sir. नो नहीं सर। sir. तो ऐसा डेटा भले जहां पे इंटीजर्स है, बट जहां पे आप देख सकते हो कि किसी भी वैल्यू का कोई रिपीटेशन नहीं है, इजंट इट? रैंडम वैल्यूज आने के, वहां पे जहां पे देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक वैल्यू अलग है, तो ऐसे केस में मोड लगा के फायदा नहीं होगा। ओके? Yes, sir. तो ऐसे केस में, या फिर अगर ऐसे ये आपके बाजू में, जैसे अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, यही केस में अगर मैं आपको इसमें डेसिमल वैल्यू में दे दूं, तो डेसिमल वैल्यू के दोनों केसेस में आप देखो कि जहाँ पे रैंडम वैल्यूज नंबर ज्यादा है, वहाँ पे मीन एंड मीडियन विल बी सफाइज्ड, विच विल बी यूज्ड मोर। ओके? और वो ज्यादा जस्टिफाइड है। और दूसरा, उसमें भी मीडियन अगर आउटलायर नहीं है तो मीडियन, सॉरी आउटलायर है तो मीडियन, अगर आउटलायर नहीं है तो एवरेज करो या मीडियन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल गिव यू सेम इश्यूज, लेट्स से इफेक्ट। करेक्ट है? Yes, sir. अभी कोई क्वेरी है? अभी कोई क्वेश्चन उसके रिलेटेड, कंफ्यूजन कुछ है तो बताओ। अब सर एवरेज और मीडियन में ज्यादा डिफरेंस हमारा नहीं है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से वैल्यू एग्जैक्टली लेना कौन सा है? अगर एवरेज ले रहे हैं तो मीडियन क्यों नहीं ले रहे? ओके, क्योंकि आगे जाके भी तो अगर हम रैंडमली वो ले रहे हैं और रैंडम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो आगे जाके भी तो डेटा में डिफरेंस पता चलेगा ना, क्योंकि अगर हम वो डेटा कहीं और भी यूज कर रहे हैं तो उससे तो कुछ मतलब डिफरेंस तो पता चलेगा। ओके, देखो, आप कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर एवरेज और मीडियन के बीच में कभी भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई भी लो, कोई भी लो, 30 वाला लो, ये वाला, कोई भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? आप ले सकते हो, कोई जज भी नहीं करेगा। उल्टा वो तो कहेगा कि चलो आपने एवरेज नहीं लिया, मीडियन लिया है, विच इज मिडल मोस्ट वैल्यू, चलेगा। वेराज अगर ये 30,000 था, और अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पकड़ो 30,000 की जगह से अगर ये 40,000 या कुछ और होता, 35 40 लाइक दैट, जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होता, तो वहां पे 27 लेना ज्यादा लॉजिकल होता, या फिर ज्यादा आपका जस्टिफाइबल होता। अब क्लियर है? यस सर। तो अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगता है कि इतना कुछ डिफरेंसेस मायने नहीं रखता है, तो फॉर श्योर आपको जो दोनों में से यूज करना है बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ स्केलेबल डिफरेंस है, एक मेजरेबल डिफरेंस पता चलता है, दिखता है सामने, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रख देना कि उसे यूज, उसमें से जो मीडियन है वो यूज करना बेटर रहेगा। ठीक है? अब बात आती है मीन मीडियन मोड के अलावा रैंडम और कांस्टेंट। रैंडम और कांस्टेंट। अब रैंडम मतलब क्या? अब रैंडम मतलब, जैसे आपने पिछले बार एक अभी जब डिस्कस किया था, तो हमारे एक बंदे ने, हमारे दोस्त ने बताया था रेंज। वो रेंज की रेट में अच्छा ज्यादा यूज होता है। जैसे अब इसमें क्या करूंगा मैं, मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है ना मल्टीपल जगह पे, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ओके, एक दूसरा ऑप्शन मीन मीडियन मोड के अलावा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हर जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बिशिंग होता है वहाँ पे एक ही वैल्यू इनपुट किए जा रहा हूँ। तो अदर देन एक ही वैल्यू इनपुट होने के बजाय, अगर मुझे ऐसा कभी फील हो कि नहीं मुझे एक वैल्यू नहीं इनपुट करना है, मुझे अलग वैल्यू को उसको रेफर करना है, तो ऐसे केस में क्या है, आप रैंडम यूज कर सकते हो। रैंडम में क्या होगा, आप मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, ओके, जो कोई भी वैल्यू है, जो कोई भी वैल्यू है, आप रैंडमली यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे एक बार रैंडम, यहाँ पे मतलब यहाँ पे रैंडम आएगा, यहाँ पे रैंडम आएगा, यहाँ पे रैंडम आएगा, यहाँ पे रैंडम आएगा। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अच्छा, रैंडम में एक और चीज ध्यान रखिएगा। रैंडम में एक, तो एक जो वैल्यू है, जो जैसे आपने कहा कि भाई मेरा इंटरवल है, ओके, मिनिमम और मैक्सिमम, इसके बीच में एक सेल के अंदर में कोई रैंडम वैल्यू आएगा, और वही रैंडम वैल्यू बार बार रिपीट होगा, ये एक मेथड है। दूसरा, हर एक सेल में रैंडम वैल्यू आएगा, ये डिफरेंट मेथड है। मैंने जो कहा क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. सर एक बार प्लीज। देखो, अगर मैं रैंडम वैल्यू या फिर रैंडम मेथड यूज कर रहा हूँ, इसमें दो वेरिएंट होते हैं उसके।
वो बताता हूँ। एक तो जैसे मिनिमम और मैक्सिमम ये मेरा इंटरवल हो गया। अब इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू होगा तो मैं वो सेलेक्ट करके यहाँ पे, क्योंकि रैंडमली ये मैंने मेरे मन से नहीं किया है, रैंडमली यहाँ से मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। ओके, और ये जो रैंडम वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया, लेट्स से x1 इज रैंडम वैल्यू, यही रैंडम वैल्यू मैं बार बार हर जगह यूज करूंगा। ओके, ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड, ये जो मेरा इंटरवल है, ये जो मेरा इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में मैं x1 के लिए यहां पे एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, x2 के लिए जो दूसरा वैल्यू, उसके लिए दूसरा वैल्यू पुट करूंगा, फिर जो तीसरा है यहां पे उसके लिए मैं अलग वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। मतलब हर मिसिंग वैल्यू के लिए हर बार अलग रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करूंगा विद इन दैट इंटरवल। क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, और बेसिकली कांस्टेंट मतलब ये होता है कि आपको प्री डिफाइंड पता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक पर्टिकुलर शॉप है जिसमें आपको पता है कि एंट्री जो भी होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लेडीज शॉप है, लेट्स से ब्यूटी पार्लर का शॉप है, तो बेसिकली यस फीमेल के साथ में मेल आ सकते हैं, प्रोबेबली शायद बैग पकड़ने के लिए, सामान ढोने के लिए, या फिर प्रोबेबली उनके साथ में कपल है ना, तो उनके साथ में रहना ही पड़ेगा लेके आने जाने के लिए बेसिकली। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि यस वहां पे मेल की एंट्री जरूर होगी, लेकिन वेरेवर ओके इफ यू लुक ओवर द डेटा, जहां भी उसको उनका डेटा रहेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री फीमेल की ही होगी। तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल किसी भी कस्टमर का, मैं कंपेनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कस्टमर का डेटा लेना अगर आप भूल जाते हो तो वहां पे फीमेल ही लेना, ये अजम्पशन सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसी जगह में क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या करता है, आइदर यू राइट इट ओके, अगर आप स्पेसिफिकली कहते हो कि वो फीमेल है तो ठीक है, आप अगर स्पेसिफिकली कहते हो कि वो मेल है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप मेल का एंट्री लिखना भूल गए, अगर आप मेल का एंट्री लिखना भूल गए तो मैं कांस्टेंट के हिसाब से, इसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट उसे कंसीडर करूंगा कि वो फीमेल ही थी। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये है कांस्टेंट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में मेथड्स होते हैं। अगेन हर एक जगह पे लॉजिकली, हर एक जगह पे अपने थोड़े लॉजिक्स को बिल्टअप करके, प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो हम वो भी देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे, अभी मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे दे ही रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो हाँ, हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट, हाँ यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट कर रखी है, ये आपका एवरेज भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मिनिमम। लेकिन आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक चेक किया था कि एवरेज और मीडियन के बीच में डिफरेंस बहुत था, है ना, AVERAG, एवरेज हमने जब यहाँ पे देखा था, एवरेज और मीडियन के बीच में हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा था, ये वाला। तो ऐसे केस में क्या है, मीडियन को हमने प्रेफर किया था, बिकॉज अगेन अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी सम वैल्यू विच शुड बी लेट्स एक्सेप्टेबल। ओके, तो हमने मीडियन को फॉलो किया, तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट। अब जैसे आपको अगर पता है कि जितनी भी सिटीज है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर वाले सिटीज को ही हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे अगर गलती से भी कहीं मिस होता है तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट, कहीं भी मिसिंग वैल्यू हो तो उसे बाय डिफॉल्ट आप महाराष्ट्र से ही रिप्लेस कर दो। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes. अगेन सीरियल नंबर है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ रहे हैं, आपको पता है एक एक करके इंक्रीमेंटल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी इंक्रीमेंटल बेसिस, तो 5 आना चाहिए, अदर शुड नॉट बी देयर। ओके, ये आपका वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि आप किसी भी मिसिंग वैल्यू को इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग, जैसे मैंने कहा डिलीट करना बहुत आसान होता है, बट इट शुड बी ऑलवेज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ योर ऑप्शन। अगर कुछ भी नहीं है तो डिलीट कर दो, अदरवाइज ऑप्शंस है तो उसमें से
रेक्टिफाइंग या रिप्लेस करने का जरूर ट्राई करना है। रिप्लेस करने के लिए मीन, मीडियन, मोड एंड अदर ऑप्शंस आपके पास में होता ही है। ओके, एंड अगेन जैसे मैंने अभी यूज किया था यहाँ पे ईफ का, तो ईफ को कैसे यूज करना है आपको, वो भी कहाँ पे गया, निकाल दिया का, चले गया, ठीक है, आएंगे उस पर भी आएंगे। ओके, दैट ये हो गया मिसिंग वैल्यू का। अब डेटा में फीचर इंजीनियरिंग, ओके, फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, बेसिक नॉट इंजीनियरिंग, हाँ, फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग करके आपने दो चीजों को सुना होगा, फिर आगे सुनोगे कहीं ना कहीं जाके। तो देयर आर टू टर्म्स, वन इज फीचर इंजीनियरिंग एंड अदर इज फीचर सिलेक्शन। तो मिसिंग वैल्यू में आपने ये नहीं बताया कि अगर मिसिंग नॉट एट रैंडम तो फिर उसको रिजॉल्व करना है, डायरेक्टली लेना ही नहीं कैलकुलेशन। मिसिंग नॉट एट रैंडम में अगर डेटा ही नहीं है तो कॉलम को लेके क्या करेंगे ना, डायरेक्ट डिलीट कर देना है, डेटा ही नहीं है ना। ओके ओके, देखो फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन क्या होता है वो देखो। फीचर इंजीनियरिंग मतलब क्या है, आप उसमें स्केलिंग, हम आगे करने वाले स्केलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे कुछ स्टेप्स अप्लाई करते हैं। ओके, और फीचर सिलेक्शन इंजीनियरिंग मतलब क्या है, बेसिकली आप उस डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्जन वगैरह करना ताकि अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके, आप उस पर क्या कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज फीचर इंजीनियरिंग। मतलब फीचर मतलब यहाँ पे क्या है, कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम को आप क्या कर रहे हो, उस तरह से यूजफुल बना रहे हो। ओके, वेयर एज फीचर सिलेक्शन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेटा है, लेट्स से 1000 रिकॉर्ड्स है और कितने 10 कॉलम है, रिकॉर्ड्स इनटू कॉलम इस तरह से लिखा जाता है, पहले रिकॉर्ड्स कितने थे बताए जाते हैं, फिर कॉलम कितने थे। तो आपका 1000 रिकॉर्ड था और 10 कॉलम्स था, लेकिन आपको एनालिसिस करने के लिए 10 के 10 रिकॉर्ड्स चाहिए क्या, नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम, यू कैन रिड्यूस इट। तो बेसिकली अगर मुझे 10 नहीं चाहिए, उसमें से 5 ही चाहिए, तो 5 को सेलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इजंट इट। तो उस एनालिसिस में जहां आप 10 से उसे रिड्यूस करोगे 5 में, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसे एक कहते हैं वेरिएंस और कोरिलेशन, ये दो चीजों के बेसिस में आप हेल्प भी लेते हो, और उसमें ये भी देखते हो कि अगर डेटा में, जैसे हमने देखा कि अगर डेटा सेट में कोई वैल्यू ही नहीं है या फिर बहुत मिसिंग वैल्यू ज्यादा है एक पर्टिकुलर कॉलम में, छोड़ दो उसे, डिलीट कर दो, ठीक है, तब जाके वैसे करना। सो ऐसे अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे फीचर को सेलेक्ट करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं फीचर सिलेक्शन। समझ में आ रहा है क्वेरी गाइस, समझ में आ रहा है? Yes, sir. रिपीट करो एक बार। देखो सर यहाँ प्लीज। पे, हाँ बताता हूँ बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक जेंडर करके कॉलम है, उस जेंडर कॉलम में क्या है, देखो फीमेल 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 फीमेल, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीमेल का ही इंफॉर्मेशन है। अब ये जेंडर जो कॉलम है ये क्या है, आपका लेबल है। ओके, लेबल बेसिकली नाम, उस लेबल को क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉलम उसे फीचर भी कहते हैं। ओके, फीचर क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज इनपुट फॉर योर मशीन एमएल एल्गोरिथम्स। ओके, तो उसे फीचर कहते हैं, वन ऑफ अ फीचर विच इज यूज्ड टू एनालाइज, तो ये फीचर है। अब ऐसे इस फीचर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल 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 फीमेल, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का ही इंफॉर्मेशन है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप इस जेंडर पे एनालिसिस करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको? फीमेल। Only female. ओनली फीमेल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसे ग्राफ में देखोगे, तो लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस एंड इफ आई हैव अ वैल्यू, लेट्स से आप ये ग्राफ में वाई एक्सिस पे, ओके, वाई एक्सिस में क्या है, देखो यहाँ से 2 4 6 8 8 10 एंड 12 सो ऑन। ओके, अब कभी भी ग्राफ में क्या होता है, डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ ऐसे हलचल होनी चाहिए, जैसे 2 से कभी 8 पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, इट शुड बी लाइक दिस, है ना। लेकिन अगर जेंडर के डेटा, जैसे जेंडर कॉलम में आपको एक ही वैल्यू है, तो डेटा क्या होगा, लेट्स से इस तरह से हो जाएगा, वो फ्लैट, इस तरह से। अब आप मुझे बताइए, एनालिसिस करने के लिए मुझे ये वाला डेटा लगेगा या ये वाला डेटा लगेगा?
फ्लक्चुएशन फ्लैट वाला। वाला। Fluctuation. Curved it. फ्लक्चुएटेड डेटा विच इज ए रेफर्ड ओवर हियर, वही लगेगा बिकॉज बी, हाँ बिकॉज बी क्या है, बी तो कांस्टेंट है ना, आप क्यों प्लान कर रहे हो, देयर इज नथिंग ओवर हियर फॉर एनालिसिस, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सब कांस्टेंट हो चुका है, आप उस पर एनालिसिस करो या ना करो, उसने वही फॉलो करना है। और अगर कोई चीज वही जो आपने बताया है या फिर जो आपका प्लान है वही फॉलो कर रहा है, एनालिसिस क्यों कर रहे हो, इट इज ऑलरेडी परफेक्ट ना, करेक्ट है। Yes, sir. तो किसी भी फीचर में अगर किसी भी तरह का फ्लक्चुएशंस नहीं है, फ्लक्चुएशन कैसे पता चलता है, वेरिएंस, याद होगा आपको, हमने एक ऐसे ग्राफ निकाला था जहां पे हमने हमारा बेसलाइन डिफाइन किया था, उसके बेसिस में ऊपर नीचे डेटा कहाँ जा रहा है वो डिफरेंस, अगर डिफरेंस ही नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है, इट इज लाइंग ऑन अ सेम लाइन, isn't it? So if variance value is 0 or near to 0, अब जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हाँ चलो इस लाइन पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, अरे या इस यहाँ पे है, अरे तो क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, सेम ही तो हो गया ना, करेक्ट है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. तो अगर डेटा में वेरिएंस ही नहीं है, वेरिएंस मतलब हलचल ही नहीं है या फिर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन कुछ है ही नहीं बेसिकली, या फिर मेजरेबल डिफरेंस भी नहीं है मूवमेंट में, तो आप क्यों एनालिसिस कर रहे हो। अब मेजरेबल डिफरेंस मतलब क्या, देखो जेंडर कॉलम में फीमेल 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 आना है पर गलती से कोई मेल आ गया है, क्या ये डिफरेंस के लिए हम एनालिसिस करेंगे, नॉट लॉजिकल। जैसे सैलरी कॉलम में आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या एनालिसिस कर रहे हो, 8,000 और 8,000 का एक वैल्यू है और किसी को लेट से 7,300 7,000, मतलब आप एनालिसिस क्या कर रहे हो, 7K और 8K के बीच में एनालिसिस कर रहे हो कि भाई किसको क्या एनालिसिस है फिर क्या सैलरी, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता। करना है तो करो भाई, 8,000 से बीच में और 10 लाख के बीच में क्या, हाँ कौन कौन लोग आते हैं उनका एनालिसिस करो, ये 8,000 और 7,000 के बीच में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, इजंट इट, क्लियर है गाइस। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. किसी भी फीचर में, जैसे मैंने आपको कहा था, फीचर मतलब क्या होता है, जब आपको डेटा सेट दिया जाता है तो हो सकता है कि शायद 20 उसके कॉलम्स हो, कितने होंगे 20 कॉलम होंगे, हो सकता है, तो क्या 20 के 20 आपको यूज करने पड़ेंगे क्या, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, या फिर ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है, आपको क्या चॉइस करना है, उस 20 में से अगर मैं 10 कॉलम को ही यूज करूं तो मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, मेरा वर्कआउट भी फास्ट होगा, मेरा डेटा भी फास्ट लोड होगा, सब चीजें में परफॉर्मेंस में देखोगे तो ट्यून होगा, बेटर वे काम करेगा। लेकिन इसको हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा यूज करना है, एक तो आपका डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कॉलम मेरे लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड, ऑब्जेक्टिव बेसिस में आप डिसाइड करते हैं कौन सा कॉलम चाहिए, और उस कॉलम में भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कोई ऐसा कॉलम होगा जहां पे आपके पास में ऐसा वेरिएंस ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है, तो क्यों से यूज कर रहे हो भाई, मत करो। दूसरा ऐसा भी कोई कॉलम हो सकता है कि उसके अंदर में आपको वेरिएंस ही नहीं मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन ही ज्यादा नहीं है, बहुत कम है या फिर बहुत नेग्लिजिबल है, उसको भी मत यूज करो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 10 की जगह वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, विच विल रिड्यूस फीचर, क्लियर है। यस सर। Okay, this is called variance. Okay, in this we always check whether the variance in a data is near to 0 or equal to 0. अगर variance की वैल्यू equal to 0 होगी या variance की वैल्यू लेस देन कर देता हूं मैं, variance की वैल्यू लेस देन 0 होगी, 1 नॉट 0, लेस देन 1 होगा, तो क्या होगा, ऐसे केस में दोनों केस में हमें कोई भी वो कॉलम यूज करना नहीं है, नेवर यूज इट, सिंपली लीव इट। ओके, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हम वापस एक्सेल में आते हैं, एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स से मैं इनका वैरियंस निकालना चाहूंगा, तो फंक्शन है इज इक्वल टू पी आर वैरियंस, जस्ट एक सेकंड गाइस, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वैरियंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो वैरियंस में आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है वैर पी और वैर एस। ओके, दो ऑप्शन है, और जो पुराना है वहां पे डायरेक्टली वैर और ऐसे लिखा है, दो चीज, ये पुराने वाले जो इंडिकेट करते हैं ट्रायंगल के साथ में, आपको भी दिखाता हूं मैं।
ओके ये देखो यहाँ पे वैर और ये वैर। ओके ये जो ट्रायंगल के साथ में आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज फॉर ओल्डर वर्जन। ओके जो पुराने डेटा सेट है, डेटा शीट से, जो अभी इसमें फंक्शंस अवेलेबल नहीं है बट ये यूज होते हैं, तो उनके लिए रख रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं VARP और VRS। अगर डेटा आपका अगर VRP है, विच मीन्स दैट इट इज फ्रॉम पॉपुलेशन। If you are taking VARS, it means that data is from that data is taken as a sample from a population. So if it's S, sample, if it's P, it is population. हमारे केस में पूरे पॉपुलेशन से, हमारे केस में हमने पूरा डेटा लिया है, इसमें से कुछ सैंपल नहीं निकाला है। ओके सो हमने इस P को करना है, सेलेक्ट करना है और इस पूरे एरे को सेलेक्ट कर देना है और ऐसे करके एंटर कर देना। क्या है आपका वेरिएंस? ये आंसर आ गया। ओके ये आपका आंसर आ गया वेरिएंस का। आप देख सकते हो यस इट हैज अ ह्यूज वेरिएंस व्हिच इज यूजफुल, होना भी चाहिए। आप देख सकते हो, देखो आपके डेटा में अगर इसे ग्राफ में आप पुट करोगे तो यू कैन सिंपली से दैट, जैसे अगर इसको मैं मार्क करूंगा तो एक वैल्यू है 3000, लेट्स से 3000 वैल्यू यहाँ पे एक आएगी, 1000 समवेयर, अगर अगर मेरा सबसे मिनिमम वैल्यू 400 यहाँ पे है, 400 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक आएगा, फिर 492 दो है, तो मेरे ख्याल से लेट्स से दो यहाँ पे आएंगे, ऐसे एक के ऊपर एक दो ओवरलैप हो जाएंगे। फिर बाद में 492 के बाद अरे 156 भी है, सॉरी देखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे है 156, यहाँ पे सबसे नीचे रहेगा, ये 400 होगा, 492 से दो बार यहाँ पे आ जाएगा और 1000 समथिंग यहाँ पे आएगा। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह से डेटा आएगा। ओके अच्छा इस तरह से डेटा क्यों आएगा? बिकॉज फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, है ना, ये फोर्थ और फिफ्थ दो रहेगा और ये सिक्स रिकॉर्ड ऐसे करके। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से डेटा आएगा आपको, इस तरह से। ओके तो आप देख सकते हो कि अगर आप उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज में ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि एवरेज बेसिस में कितना एवरेज निकलता है हमारा, वो 1000। ओके तो ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, कोई इशू नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि डिविएशन है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे अच्छा खासा डिविएशन है, isn't it? So yes, variance is there in a data, तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि वेरिएंस ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम एक डेटा सेट लेते हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसे यहाँ पे करते हैं दूर जाने के बजाय, जैसे 8000, just copy that value, push it over here, and in that let's say 7999, 7998, ज्यादा हो गया। ओके अभी इसमें चेक करते हैं, इज इक्वल टू, अगेन वेरिएबल ऑलरेडी मेरे पास में है फार्मूला, मैं सब कंट्रोल आर करूंगा, उससे क्या होगा, राइट वाला फार्मूला मेरे सामने आ जाएगा। देखो देख सकते हो क्या आया, 0.58। अब आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्राफ में, अगर इसे हम पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे दिखेगी, देखो इट वुड बी, अब 8000 एक है अपना, ओके और 7998 एक वैल्यू है और 8000 एक वैल्यू है। ओके हाँ इसके बीच में आपको वैल्यूज ऐसे 8000 में कितना है, यहीं पे एक दो तीन चार है, यहाँ पे आपके चार वैल्यू आ जाएंगे, चार ऑब्जर्वेशंस, चार ऑब्जर्वेशन। ये कितना बचा है, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, एक के बाजू में कैसे इतना, दो। क्या वेरिएंस मिल रहा है, अगर इसका एवरेज भी निकालोगे तो एवरेज क्या आएगा, समवेयर यहाँ पे आएगा। क्या वेरिएंस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैंने स्केल करके बढ़ा यहाँ पे क्या, इसलिए, अदरवाइज अगर आपका स्केल कुछ इस तरह से रहेगा कि भाई मुझे निकालना है, लेट्स से लोगों का सैलरी का एनालिसिस करना है, ओके किसी को फॉर एग्जांपल लेट्स से 5000 मिलता है और लेट्स से किसी को 50,000, ओके ऐसा मिलता है, तो 5000 के हिसाब से लेट्स से ये हो गया, पाँच पाँच का गैप छोड़ते हैं, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू सोचो कहाँ पे आएगा भाई, ये वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये ओके ये दोनों ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे आ जाए, खत्म हो जाएंगे वो। ये आपका पूरा का एनालिसिस, पूरा का पूरा एनालिसिस ये यहीं पे इसी स्केल के अंदर में खत्म हो चुका है। ये अननेसेसरली आपका डेटा है, करेक्ट है कि नहीं? क्या बैलेंस मिला आपको यहाँ पे, क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ,
एवरेज इज 7,999.5। ये दो, ये सब के सब लाइन उसी के आसपास है। ये लाइन है, हाँ, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या एनालिसिस करूं मैं? इट्स ऑलरेडी परफेक्ट, इट्स फॉलोइंग गुड लाइन, नो नीड टू एनालिसिस। ओके, तो इस तरह से क्या है आपका, अगर कभी भी वेरिएंस किसी भी कॉलम में 0 या 1 के अंडर होता है, इक्वल टू 0, या 0 के इक्वल होता है, या फिर 1 के नीचे होता है, तो उस कॉलम को यूज मत करो। ओके, इट विल सिंपली विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू टू डू एनालिसिस ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो ये आपको इससे ही पता चलता है। दूसरा, ओके, अब बारी आती है आपको आउटलायर समझाने की। जैसे डेटा सेट में अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई एक वैल्यू होता है जो इस वैल्यू के बेसिस, इसी के वजह से, इसी वैल्यू के बेसिस में आपको दिखाता हूं मैं। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट एज इट इज। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एवरेज निकालता हूँ। एवरेज निकाला हमने, इसका आंसर आ गया ये अपना एवरेज वैल्यू। ये होता है मीडियन वैल्यू, सॉरी मीडियन फंक्शन, मीडियन इंटर। थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, ये डेटा है। अब इस डेटा में देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एवरेज और मीडियन में जमीन आसमान का फर्क है। इसका डबल नहीं, इसका ट्रिपल है वो। ओके, तो ऐसे केस में क्या है कि ये कैसे एनालिसिस करें, फिर इसका कैसे वर्कआउट करें हम? अगर आपको सही में वर्कआउट करना हो तो कैसे होगा? बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल तो नहीं, चलो बट एनी हाउ डबल से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एनालिसिस करते समय ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये बहुत बड़ा है। क्योंकि एनालिसिस करते समय हर जगह पे आपने देखा होगा फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा म्यू यूज करो। लेकिन ये म्यू यूज करने के लिए अजम्पशन ही बनाया गया है, ये प्रीरिक्विजिट है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट्स स्टैंडर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हिच डू नॉट हैव एनी एबनॉर्मलिटी इन डेटा। डेटा में ऐसा कोई आउटलायर या ऐसा कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, तब जाके आपका म्यू पे हम यूज कर सकेंगे। बट हियर यू कैन सी देयर इज वन वैल्यू व्हिच इज वेरी मच आउटवर्स्ट, और दूसरा एक और कि भाई ये बहुत ही कम है। दोनों आपके पास में आउटलायर है, नीचे भी ऊपर भी। तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में आपका म्यू हमेशा इफेक्ट होता है ऐसे केस में। तो ये दोनों क्या है, आउटलायर्स है, इसे कहते हैं आउटलायर्स। ओके, आउटलायर मतलब क्या? एनी एक्सट्रीम वैल्यू विच इज नॉट लेट्स से रेगुलर, ओके, नॉट इन जनरल टर्म्स, वो आता नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से सेल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, आई विल से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। We have this months equal to random and between, let's say 2000 comma 5000. This is a range. Okay, this is our value. Okay, now let's say we have a business and that business has some months, and I just insert the labels. These are months, these are sales. Okay, with reference to the month we have that collections. For January we have total collection of 4,000 and so like that. But you can see that it has a particular interval saying that minimum sales is of 2,000 and maximum sales of 5,000, which is in general ये होता ही है। ओके, ये क्या है आपका, ये जनरल एक इंटरवल है जो हर समय सेल होता ही है। आपने ऑब्जर्व किया होगा इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिस 3 मंथ, जनवरी में थोड़ा होता है but उतना ही, but this 3 month has a huge impact. But you will see that it is very abnormal that there will be minimum 4,500, 5,000 and 4,500। ओके, और क्या पता दिवाली है तो अभी जैसे अक्टूबर में दिवाली है 6,000। तो होता क्या है, देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, नॉर्मली द डेटा इज फॉलोइंग लाइक दिस मीन्स ये आपका एवरेज है वैल्यू। ओके, आपका एवरेज वैल्यू है।
इस एवरेज टेढ़ा आ गया वो, थोड़ा ऐसा करता हूँ, हाँ ये एवरेज वैल्यू है। नॉर्मली आपका 2K से लेके 5 के बीच में, के बीच में इन जनरल ये सेल्स होता है। और आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि इट शुड फॉलो दैट ओनली, ये ऐसे 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 है ना, ऐसा सेल्स होना चाहिए। सडनली नवंबर के समय में क्या होता है, इतना पार्ट एकदम से ऊपर आता है, फिर यहाँ पे रहता है और फिर यहाँ पे रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, this three sales which are okay, this particular season or let's say this particular sales which are done which is very abnormal compared to this values। मैं ये नहीं कह सकता कि यही सेल्स हाँ भाई आपको जनवरी में मिलेगा, नहीं कह सकता, फरवरी में मिलेगा, नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो अगस्त का सेल है ओके, या जो जुलाई का सेल है हाँ नेक्स्ट मंथ में भी इसी के आसपास होगा। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई कोई बात नहीं नेक्स्ट में इसी के आसपास आपको मिल जाएगा, नहीं कह सकता। Okay, because it is these values are very extreme, these values are very rare। Okay, because आपके पूरे मंथली केस में ये जो 3 महीने होता है, it is very extreme and very rare that may happen in our sales। so these values cannot be referred to any of my particular data। हाँ कब हो सकता है ये, लास्ट ईयर का अक्टूबर नवंबर में जो सेल्स हुआ था वो वैल्यू कितना है उसका एवरेज निकाल के मैं नेक्स्ट ईयर के 3 महीने में ही कर सकता, बट बाकी कहीं पे भी इसको रेफर नहीं कर सकता। Am I clear with this? यस सर। तो इस तरह का डेटा जो बहुत एबनॉर्मल होता है वैल्यू आपके डेटा सेट में, तो उसे हम कहते हैं आउटलायर। ओके, सिंपल इन एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो सबका मार्क्स लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या होता है, इट वुड बी लेट्स से 50 to 70 के अराउंड ऑन एन एवरेज, इसी वैल्यू में रहेगा। बट कोई कोई लोग होशियार होते हैं जो मार्क्स लेते हैं लेट्स से 95 एंड लाइक दैट, बट इनके काउंट कितने होते हैं, आप बताओ कितने काउंट होते हैं आपके क्लास में। फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स है तो 30 स्टूडेंट्स में इनके कितने काउंट होते हैं जो 95 मार्क्स लेते हैं, 1 या 2। 2 और 3। एक या दो ही होते हैं, है ना। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब अगर 30 स्टूडेंट में से 2 बच्चे चले गए तो 28 बच्चे कर क्या रहे, isn't it? तो वो क्या होते हैं, अराउंड दिस। So these two people who had got this value, this particular number over here, those are very rare। क्या हम कह सकते कि नहीं नहीं बेस्ड ऑन दिस 95 वैल्यू और जो 70 जो इसका एवरेज आएगा हम ले लेंगे, नहीं चलो अभी सब स्टूडेंट का वही। जैसे अब इन दोनों का अगर आप एवरेज निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस 95 मार्क्स जो नॉर्मली आना चाहिए 50 to 60 के बीच में, वो खींच के कहाँ चला जाएगा, 70 to 80 के बीच में चला जाएगा। अब आप बताओ अगर 70 to 80 अगर लोग एवरेज लेने लगे नंबर्स तो कैसे होगा। हम तो भाई मतलब ऐसे स्टेट में चले जाएंगे कि हम खुद का यूनिवर्सिटी यहाँ पे हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद खोलेंगे यहाँ पे। इज इट पॉसिबल, ऑन एन एवरेज 50-60 ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 70-80 नो, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट है कि नहीं। यस सर। ये इन्फ्लुएंस क्यों Yes, होता है, sir. बिकॉज ऑफ दिस नंबर, बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर। सो anywhere in your data if you found there, if there is any outlier presence, we need to treat it। हम उसे ऐसे अनदेखा नहीं छोड़ सकते हैं, we need to treat it। ओके, तो अगेन ट्रीट करने के लिए जैसे मैंने कहा था देयर आर 3R टेक्निक्स, अगेन मिसिंग वैल्यू के साथ में भी है, आउटलायर्स के भी साथ में है। जब कभी भी ट्रीट की बात आती है तो 3R हमेशा ध्यान रखना, रेक्टिफाई, रिमूव, रिप्लेस एंड रिमूव। ओके, तो ये 3 चीजों में हमेशा फोकस करके देखिएगा। अभी कल हम वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आउटलायर के साथ में, कि कौन से स्टेप और कैसे कैसे हमें लेना है, बिकॉज वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई आउटलायर आपके डेटा सेट में। अभी तो चलो हम बता सकते कि ये वैल्यू है, बट जब बहुत लंबा डेटा सेट होगा तो कैसे पता करोगे कि भाई कौन सा आउटलायर। तो ऐसे केस में कैसे करना है आइडेंटिफिकेशन, एंड देन उस पर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम कल आके फिर से समझेंगे। ओके, टिल दैट थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। Hello. बोलिए ना। Hello, sir. Sir, बोलिए in बोलिए। the previous example of missing values, हम्म so if we take or replace the missing values with any like mean, median, so will they affect on the charts, and how will they affect on the charts, and at what basis? देखो अगर आउटलायर रहेगा, ओके अगर सब चलो आउटलायर छोड़ दो, लेट्स से डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन मीडियन की वैल्यू सेम है, सब अच्छा हुआ है, तो ऐसे केस में आपका एवरेज वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने आपको करके दिखाया ना, वैल्यू को कॉपी करके आपको दिखाया मैंने करके, उसमें तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है ना। और अगर वैल्यू में इफेक्ट नहीं है तो चार्ट में कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं।
isn't it? Okay. Okay, Any sir. other question? Thank you. Yeah. सर अभी जो हम्म 3 आर का कर रहे हैं तो वो हम्म 5 to 10 पीपल के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन अभी 1000 के साथ में होगा तो वो भी अपन करने वाले हैं कि 1000 पीपल के साथ क्या होगा तो 1000 ऑब्जर्वेशंस पीपल हाँ के अलावा कौन? ऑब्जर्वेशन। देखो, आप 1000 के साथ में करो या 100 के साथ में करो, अगर आप प्रोसेस वही करोगे तो वही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला प्रोसेस वैसे ही होता है, सो कोई इशू नहीं है, इट गोज विद दैट। ओके सर। हॅलो सर. बोलिए ना। सर मला एक एक्झाम हे विचारायचं सिनारिओ विचारायचं होतं. हम्म आपण जेव्हा मीन मॅक्स डिफरन्स काढतो, हम्म जर मिनिममची व्हॅल्यू मायनस मध्ये असेल तर त्याचं डिफरन्स कसं निघणार? आता -3 मायनस सॉरी 3 -10 केलं तर काय येणार? नाही, पण आपण मॅक्स मायनस मिनिमम करतो ना डिफरन्स काढायला. नाही नाही, हे बघा, कन्सिडर आपण हे बघा रेंज मॅक्स, काढतोय. नाही नाही, ऐका ना, हे बघा, मॅक्स मायनस ओके. मिनिमम करा का किंवा मिनिमम मायनस हे करा, फक्त काय होणार, साईन चेंज होणार. तुम्हाला साईन पाहिजे का डिफरन्स पाहिजे? नाही, ऑलरेडी मायनस साइन मध्येच व्हॅल्यू असेल. सपोज -1च आहे ती व्हॅल्यू. हम्म तर मॅक्सची व्हॅल्यू +1 असेल तर ते -2 होणार ना प्लस मध्ये. अच्छा, -1 मायनस प्लस -1 असं करायचं. हां. येस, येस. असं हे बघा, आता माइनस माइनस विल गेट कैंसल, हाँ ये भी ठीक है कोई, बट ऐसे केस में देखोगे तो आप जीरो आंसर आना चाहिए, टू बी फ्रैंकली देखा जाए तो, क्योंकि एक प्लस एक नेगेटिव है ना, तो जीरो आएगा। बट ठीक है, एनी हाउ वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि जैसे आपने कहा है कि अगर नेगेटिव वैल्यू बीच में कहीं आता है तो यस, नेगेटिव वैल्यू आने के बाद में हम उसे भी कंसिडर करेंगे, ये भी देखेंगे कि वो आउटलायर है कि नहीं, अगेन उसका लेजिमेट वहां पे वैल्यू है कि नहीं। जैसे सेल्स में कोई नेगेटिव वैल्यू आना, क्या लगता है आपको, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या एक्सेप्टेबल है नहीं कि आना नहीं? चाहिए. यस, नहीं आना चाहिए. बट इफ वी कंसिडर द प्रॉफिट कॉलम, यस, तो उसमें प्रॉफिट कॉलम माइनस में, में आ रहा है, उसमें माइनस में आ यस रहा है वैल्यू. यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा वहां पे, उस सिनेरियो पे हमें उसको काउंट करना पड़ेगा और उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन यहाँ पे हम डायरेक्शन चाहते हैं। ओके, वी आर नॉट अबाउट कौन सी वैल्यू लाईक कहाँ पे। हाँ तुम्ही आता म्हणत आहे की ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायची आहे. जर आपण एक प्रोडक्ट सेल केला आणि ते मायनस आपण म्हणजे मायनस प्रॉफिट मध्ये आपण दिलेला आहे तो प्रोडक्ट, हम्म तर त्याला पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट कसं करणार? त्याला आपण सपोज साईन 10 चेंज रुपयाची कर, वस्तू आहे, आपण हाँ नाही म्हणजे आता 10 रुपयाची वस्तू आहे आणि आपण प्रॉफिटच नाही ठेवला आणि तो 8 रुपयाला दिलाय. हम्म -2 प्रॉफिट झालेला आहे त्यातला. हम्म तर तो +2 मध्ये कन्वर्ट केल्यावर तर तो म्हणजे चेंज होणार ना प्रॉफिटचा सेगमेंटच. म्हणजे तो +2 मध्ये गेला असं झालं ना. प्लस मध्ये नाही, पण गेला तुम्ही व्हॅल्यू. तुम्ही त्या कॉलम मध्ये करताय का अनालिसिस करण्यासाठी वेळ घेताय, त्याच्यावर डिपेंड आहे ना। जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला हे बघायचं की बाबा व्हॅरियन्स कसा आहे, तर ऑब्व्हियसली तो आपोआपच होतोय, म्हणजे तुम्ही न करता सुद्धा ते चेंज होतोय, बरोबर? हं, हं. तुम्ही जे व्हॅरियन्स मध्ये ओके. फॉर्म्युला बघितला तर तो ऑटोमॅटिकली तसं करतोच आहे, त्याचं काही म्हणजे वेगळं काही करायची गरज नाही। पण तुम्हाला चेक काय करायचं की बाबा माझा डेटा माझ्या ऍव्हरेज जो काही तुमचा एक बेस लाईन असेल त्याच्या खाली किती हां. जातो याच्यासाठी बघत असेल तर येस, वी हैव टू कीप इट एज माइनस, बट यू हैव टू ओके, चेक कि भाई कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा जा रहा है। अगेन जैसे मैंने कहा कि आप एनालिसिस करना क्या चाहते हो, उसके ऑब्जेक्टिव पे हम उस वैल्यू के साथ खेलेंगे। ओके, ओके, ओके. कहीं कहीं पे हो सकता है कि शायद आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो मेरा एक वैल्यू है, जैसे अगेन मैं जीरो प्रॉफिट तो नहीं रखूंगा, बट फॉर एग्जांपल अगर 10,000 ये मेरा प्रॉफिट का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए तभी मेरे लिए आइडियल है, तो उससे येस. नीचे जो कुछ भी मेरे जाएगा तो अगेन मेरे लिए वो लॉस है या फिर मेरे लिए बहुत कम प्रॉफिट है। अब अगेन जीरो के नीचे आप रखते हो या कैसे रखते हो तो उस पर भी डिपेंड होता है। ओके, ओके. तर त्याला आपण कॅटेगरीमध्ये डिव्हाईड करतो का? म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस असं. हाँ जर मायनसमध्ये असेल तर लॉस म्हणून डिक्लेअर करणार. एक्झॅक्टली, ते कारण त्याच्याशिवाय आपण त्याला येस. डिफाईन नाही करू शकणार। ओके. येस. थँक यू सर. ओके।
Okay. Thank you. Good night. Take care.